स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आज की आपकी वीडियो में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं आपके साइंस के पूरे 35 क्वेश्चन और जो कि आपके 9 नवंबर 2025 को पेपर हुआ था उसमें आए थे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि साइंस से आपके किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो आपकी परीक्षा है वो 1 नवंबर 2026 को होगी और पिछली बार कब हुई थी? 9 नवंबर 2025 को। तो पिछली बार का ताजा पेपर हम पढ़ेंगे और इससे आप सभी क्वेश्चनों से आइडिया लगा पाएंगे कि आपको साइंस में किस तरह से तैयारी करनी है और क्या क्या क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे उसी तरह से इस बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये अच्छे से समझना है। और ये जो साइंस के क्वेश्चन है ये आपको खंड 2 शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको शॉर्ट में सेट बोलते हैं। तो मैट के हमने पूरे 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। जिन्होंने ये 90 क्वेश्चन अभी नहीं देखे हैं वो इनको प्ले लिस्ट में जाकर पूरे 30-30 क्वेश्चन मैंने करके 3 वीडियो में आपको ये 90 क्वेश्चन कराए हैं। तो प्ले लिस्ट में जाके आप ये पूरे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, जो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसके मैंने पूरे आपको 90 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आज हम शुरू करेंगे अपने साइंस के और ये क्वेश्चन आपके 91 से लेकर 125 तक होंगे। तो 91 से 125 तक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खंड 2 और जिसमें हम करने वाले हैं साइंस के पूरे 91 से 125 तक पूरे 35 क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है आपका पार्ट 2 यानी कि खंड 2 और ये यहाँ लिखा भी है सेट 2026। इस बार आपको लिखा दिखाई देगा ये सेट 2027 इस तरह से, ठीक है। तो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, यहाँ पर टाइम अलग से दिया है इन्होंने कि आपको 90 नंबर के पूरे जो क्वेश्चन है वो करने होंगे 1.5 घंटे में, लेकिन ये वहां पर कंपलसरी नहीं होगा। ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर ये बांट कर देते हैं कि इतने टाइम में अगर आप आधे आधे टाइम में दोनों चीजें बांटेंगे दोनों पार्ट को तो काफी आसानी से आपको थोड़ी बहुत सहूलियत मिलेगी। सबसे पहले हम करने वाले हैं इसमें का विज्ञान और ये सामाजिक अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। उससे अगली वीडियो में हम करेंगे गणित के 20 क्वेश्चन, सामाजिक के भी 35 आते हैं और ये जो आपके विज्ञान के हैं ये भी 35 आते हैं। तो 35, 70 और 20, 90, इसलिए यहाँ पर इन्होंने बोला है पूर्णांक 90 क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन जो साइंस का है, लेकिन इस पेपर का कौन सा क्वेश्चन है वो 91वां। तो क्वेश्चन दिया है पास्कल किसके बराबर होता है। तो आप जानते हैं दाब का मात्रक होता है पास्कल और P = होता है F/A। अगर F बल है, F को क्या बोलते हैं हम? बल, और A बोलते हैं हम क्षेत्रफल से। तो बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब बराबर। बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 न्यूटन बटे 1 मीटर स्क्वायर होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 पास्कल दाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 पास्कल को ही घुमा कर दिया है तो आप बोलेंगे 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? पहले ऑप्शन में, इसलिए 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 92वां। अगला क्वेश्चन दिया है लंबाई का मानक मात्रक यानी कि SI मात्रक क्या होता है। तो सभी बच्चों को ये याद करना है, लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर। अगर आपसे जैसे हर बार वो लंबाई का नहीं पूछेंगे, किसी बार ये पूछ सकते हैं आपसे कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है आपका किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम चैप्टर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस आप ये समझिए पिछली बार पेपर में किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 93। किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध हो सकता है। तो दूरी हमेशा या तो विस्थापन से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। दूरी बड़ी है, ग्रेटर देन है विस्थापन से या फिर इक्वल है विस्थापन के। तो 93 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। और ये बाकी जो अंडरलाइन वगैरह है इनको मैं थोड़ा हटा देता हूं जिससे आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 94। प्रामाणिक वायु दाब का मान कितना होता है। तो आपको ये याद अगर होगा पहले से तो आप बता देंगे। जो प्रामाणिक वायु दाब का मान होता है वो फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि वो बदलता रहे। तो आपको सीधे सीधे याद कर लेना है, वो होता है 1.013 × 10⁵ और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो दाब का मात्रक होता ही है। तो जो प्रामाणिक वायु दाब है उसका मान होता है
013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मात्रक तो सब में दाब का सेम दिया है। अगर ये मात्रक ही गलत दिया होता तो आप उसको आंसर नहीं लगाते। तो सब में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, और ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की जगह और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वो पास्कल भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो पास्कल लिख दें या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 95वां क्वेश्चन दिया है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या होता है। तो आप सभी ने ये उत्तोलक पढ़े होंगे। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें आपको तृतीय प्रकार का उत्तोलक ढूंढना है, और वो क्या होता है ये आपको इन 4 में से एक बताना है। तो जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है वो होता है आपका चाकू। सीसो झूला भी आपका तृतीय उत्तोलक नहीं है, हैंडपंप भी नहीं है, पहिए वाली ट्रॉली भी नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। अगला क्वेश्चन दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती हुई वस्तु के द्वारा 5 सेकंड में दूरी क्या होगी। 10 मीटर क्या है, उसकी स्पीड है। स्पीड को हम लिखते हैं v से, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया है इसमें, समय दिया है t इज इक्वल टू 5 सेकंड। अब आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछी है, दूरी को हम d से लिखते हैं, और आपको फॉर्मूला याद होगा v इज इक्वल टू d अपॉन t, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी आपको निकालनी है तो d का d रहेगा, और b की जगह आप रख देंगे 10। क्या रख देंगे, 10, और अपॉन में जो समय है वो कितना है, 5 है। और यहाँ जो चीज डिवाइड में होती है वो दूसरी तरफ जाकर किस में जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो d बराबर 5 गुणा 10 हो जाएगा, तो आपको दूरी मिल गई 50 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 मीटर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। मीटर प्रति सेकंड होता है, या हर्ट्ज होता है, या फिर कैंडेला होता है, या फिर कोई मात्रक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है हमारा 98वां क्वेश्चन क्या दिया है, यदि समतल दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण 40 डिग्री हो तो समतल दर्पण तथा आपतित किरण के बीच कोण क्या होगा। तो आप पहले समझिए, ये कोई समतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण के नीचे इस तरह की लाइनें हम कर देते हैं जिससे हमें पता हो कि ये इस तरफ से पेंट हो रहा है और इस तरफ से प्रकाश परावर्तित नहीं हो सकता। अब कोई प्रकाश की किरण आई इस तरह से, चलिए किरण का हम कलर चेंज कर लेते हैं। प्रकाश की किरण आई और इस जगह टकराकर क्या हो गई, वो परावर्तित हो गई और इस तरफ चली गई। पहले वो यहाँ पर आई और इस तरफ चली गई। अब इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं इस बिंदु पर जहां ये प्रकाश की किरण मिलती है, इसको हम एक सीधी लाइन से निकालें तो इसको बोलते हैं हम अभिलंब। तो अभिलंब से प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आकर टकराकर परावर्तित हो गई दूसरे माध्यम में, दूसरी ओर। तो ये जो कोण है ये आपको दिया है 40 डिग्री का, तो ये वाला भी कोण 40 डिग्री का होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच। तो समतल दर्पण ये है जो ब्लू लाइन से हमने दिखाया है सबसे पहले, और आपतित किरण ये है, मतलब आने वाली किरण। तो दर्पण और किरण के बीच में ये जो एंगल है ये कितना बचा, तो 40 डिग्री जब ये है, और पूरा कितना होता है अभिलंब से दर्पण के बीच में। आप देख रहे होंगे जब ये ऐसी सीधी लाइन है तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो 40 ये है तो बचा कितना आपका, 50 डिग्री। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन 2, 50 डिग्री। यानी कि समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच में जो कोण होगा वो होगा आपका 50 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि 40 डिग्री पर जब किरण आ रही है तो बचा कितना, 90 में से 40 गई तो कितने बचे, 50 बचे। इसलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन 2, 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 99। निम्नलिखित में गोलीय दर्पण का उदाहरण होता है। आपको बताना है कि गोलीय दर्पण इनमें से कौन सा है। अवतल दर्पण भी गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण भी गोलीय दर्पण है, और जो समतल दर्पण है ये गोलीय दर्पण नहीं है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ये दोनों गोलीय दर्पण के उदाहरण है। इसलिए आपका जो आंसर होगा 1 और 3 दोनों, यानी कि ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के जो लाइन वगैरह हैं इनको हटा दे रहे हैं जिससे कि आपको पीडीएफ से पढ़ने में आसानी रहे। 100वां क्वेश्चन दिया है,
वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। अगर प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत हो रहा है तो वो कहलाएंगे पारभासी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन 2। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पर दिया है 3 कंपन करती हुई वस्तुओं ए बी सी की आवृत्ति क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज है। इनमें से किस वस्तु की ध्वनि सबसे पतली होगी? तो आपको ये बताना है। इसमें जो पहले ए बी सी लाइन से दिया है, इसी तरह से लाइन से इनकी जो ध्वनि की आवृत्ति है वो हर्ट्ज लाइन से दी है। ए की हो जाएगी 256, बी की 512 और सी की हो जाएगी 1024 हर्ट्ज। तो जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति होगी उसकी ध्वनि सबसे पतली होगी। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु सी की ध्वनि सबसे पतली होगी, इसलिए ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी ध्वनि उतनी ही पतली। तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि आवृत्ति किसकी ध्वनि में ज्यादा होगी, लड़के की या लड़की की में। लड़कियों की आवाज पतली होती है, इसलिए लड़कियों की जो आवृत्ति है वो ज्यादा होती है, जबकि लड़कों की आवृत्ति कम होती है। इसी वजह से लड़कों की जो आवाज होती है वो मोटी होती है और लड़कियों की आवाज पतली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 102। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन कितनी बार होता है? तो आपको ये बताना है, जैसे हम कहीं पहाड़ों पर जाएं या फिर किसी बंद कमरे में जोर से चिल्लाएं तो हमारी आवाज बार बार गूंजती है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो ये प्रतिध्वनि का परावर्तन कितनी बार होता है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो ये हमेशा एक बार होता है, भले ही वो बार बार हमें गूंज कर सुनाई दे, लेकिन आंसर हमारा क्या रहेगा? एक बार। तो प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन एक बार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 103। वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है। तो आपको निश्चित प्रमाण बताना है। पहला दिया है केवल आकर्षण, ये नहीं होता है। आकर्षण जब नहीं होता तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों भी नहीं हो सकते, विसर्जन भी नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 2, केवल प्रतिकर्षण वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण होता है। इसका रीजन काफी लंबा है, इसलिए हम अभी केवल आंसर पढ़ लेते हैं। जब डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर वाइज तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 104। यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप को C से और फारेनहाइट पैमाने पर ताप को F से प्रदर्शित करें तो सही संबंध है। इन दोनों में एक संबंध होता है और उसका फॉर्मूला आपको सीधे सीधे याद कर लेना है। और वो फॉर्मूला क्या है? C/5 इक्वल F माइनस 32/9। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, कभी कभी वो आपसे केवल सेल्सियस का तापमान दे देगा तो आपसे फारेनहाइट पूछेगा, तो आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है। कभी वो फारेनहाइट का तापमान दे देगा, सेल्सियस का पूछेगा, तब भी आपको इसी से निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका सेल्सियस और फारेनहाइट के संबंध का क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 105। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित होता है। तो आपको इनमें से नवीकरणीय स्रोत ढूंढना है। पत्थर का कोयला नहीं, पेट्रोल नहीं, केरोसिन मिट्टी का तेल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका एक ही बचा, चौथा, बायोमास यानी कि जंतु अपशिष्ट। ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है और बाकी के 3 क्या होते हैं? अनवीकरणीय स्रोत। तो 105 का भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4th वाला। अगला देखते हैं 106। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ये सीधे सीधे सभी बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋण आवेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जबकि जो प्रोटॉन होता है उस पर होता है धनावेश और न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर ना धनावेश है ना ऋणावेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्रोटॉन की अगर आपसे पूछ ले तो धनावेश। 107 क्वेश्चन दिया है, रंगों के पृथक्करण की विधि क्या कहलाती है? तो आप सभी ने ये अपनी किताब में पढ़ा ही होगा साइंस की में। जो रंगों के पृथक्करण की विधि है वो कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन दिया है 108। पोटेशियम तत्व का सही प्रतीक क्या है? जो पोटेशियम तत्व है उसका सही प्रतीक होता है K। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 3। अब आप सोच रहे होंगे P किसका होता है? P होता है आपका फास्फोरस का। किसका? फास्फोरस। जो S है आपका वो होता है आपका सल्फर का। CO आपका होता है वो होता है कोबाल्ट का। तो इस तरह से आपने ये सारे जो भी प्रतीक दिए हैं उनका नाम जान लिया।
और इनको आप याद भी कर लें, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ में ही रहने देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका पोटेशियम का जो सही प्रतीक है वो होता है के, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है 109, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो कौन सा नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम भी होता है, ड्यूटीरियम भी होता है, ट्राइटियम भी होता है। जो बचा सोडियम, ये अलग तत्व है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं वाला ढूंढना था, तो 109 का आपका हो गया सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 क्वेश्चन पर क्या दिया है, यदि प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या को क्रम से पी, एन और ए से प्रदर्शित करें तो सही संबंध क्या है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। तो ये फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, ये कहां पर आपको दिखाई देने को मिल रहा है, ऑप्शन 3 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और इसको घुमा भी सकते हैं, वो कहीं पर ऐसे भी दे सकते हैं, ए माइनस एन इज इक्वल टू पी। तो आपको बस एक याद करना है, फिर बाद में इनको आगे पीछे घुमाकर भी देख सकते हैं। जैसे अब अगर एन बराबर हम निकालें तो एन बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। तो ये 3 आपके फॉर्मूले बन गए एक से ही। तो आपको ये पहला वाला याद कर लेना है और इसी को दूसरी तरफ ले जाकर एक को अकेला छोड़ देंगे तो आपको अलग अलग फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन 3, और ये वाले फॉर्मूले को आप याद कर लेना जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 111, पीतल बना होता है। पीतल 2 चीजों से मिलकर बना होता है, वो होती है एक तांबा और एक होती है जस्ता यानी कि जिंक। तो Cu प्लस Zn, कॉपर, कॉपर और जिंक, इन 2 चीजों को मिलाकर, और कॉपर को बोलते हैं तांबा, जिंक को बोलते हैं जस्ता। तो आप देख रहे होंगे इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया है कॉपर एंड जिंक, क्योंकि इनके प्रतीक Cu और Zn होते हैं, इसलिए आप कॉपर और जिंक याद करेंगे तो काफी जल्दी और काफी आसानी से याद हो जाएगा। और हिंदी भी आप याद रखें कि तांबा और जस्ता, ठीक है। 112वां क्वेश्चन दिया है, कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम यानी कि जो इंसान बनाता है रासायनिक क्रियाओं द्वारा या कैसे भी, और जो प्राकृतिक रेशा होता है वो आप सब जानते ही हैं, जैसे कि रुई प्राकृतिक रेशा है, जूट प्राकृतिक रेशा है, फ्लेक्स भी आपका प्राकृतिक रेशा है। बचा एक नायलॉन, ये जो है ये आपका नायलॉन कृत्रिम रेशा है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 112 का सेकंड वाला। अब देखेंगे 113 क्वेश्चन में पूछा है, खाने वाला सोडा का अणुसूत्र आपको बताना है। तो ये होता है NaHCO3, ये सीधे सीधे आप याद कर लेंगे। और ये जो Na2CO3 दिया है ये होता है आपका धावन सोडा। क्या होता है, धावन सोडा। तो इसको आप याद कर लेंगे, धावन सोडा होता है Na2CO3, और जो खाने का सोडा होता है उसमें बस बीच में H लग रहा है और यहाँ से ये 2 वाला 2 हट गया, तो केवल NaHCO3 ये आपका है खाने सोडा, और धावन सोडा का है Na2CO3, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। रासायनिक परिवर्तन आपको बताना है कि इनमें से रासायनिक परिवर्तन का कौन सा वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला दिया है कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना, यही आपका रासायनिक परिवर्तन है। जब हम कागज को जलाते हैं तो वापस से उसको पहले जैसा हम नहीं कर सकते, जबकि कोयले को पीसकर अगर हम पाउडर बना रहे हैं तो जो कोयले की एक मूल अवस्था है अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल उसका जो भौतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन हुआ है। कांच की बोतल का टूटना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन आपको केवल एक ऑप्शन में देखने को मिला, वही आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन 115। यहाँ पर हमसे पूछा है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो आपको ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत बताने हैं। पेट्रोल नहीं है, कोयला नहीं है, रसोई गैस भी नहीं होती है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। वो बचा केवल एक, वो होती है पवन ऊर्जा। और सबसे ज्यादा मुख्य ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 116, पादप कोशिका की विशेषता है। आपको पादप कोशिका की विशेषता बतानी है। तो पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति पाई जाती है, हरित लवक होता है, बड़ी रिक्तिका होती है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चारों के चारों, मतलब तीनों के तीनों इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं पादप कोशिका की जो विशेषता है उसमें। तो इसका आंसर आप लगा देंगे उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन दिया है 117वां, सर्वाग्राही रुधिर वर्ग बताना है, यानी कि जो सबसे खून ले सकता है। सर्वाग्राही मतलब लेने वाला और सर्वदाता मतलब देने वाला। तो सर्वदाता होता है ओ और सर्वग्राही कौन होता है? सर्वदाता तो ओ हो गया आपका और सर्वग्राही होता है आपका ए बी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन हम देखते हैं, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो रतौंधी रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है आपका रोग, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। ये सब आपको याद कर लेने हैं, मेन मेन जो दिए हैं इन ऑप्शन में, इनको तो अभी आप साथ के साथ याद कर ही लें। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से केवल आपको पहला वाला मिला जो विटामिन ए है, उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 119। इसमें दिया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको ये बताना है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पौधे, उसमें क्या चीज प्रयोग नहीं करते। तो सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करते हैं। जल और खनिज लवण का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफिल का करते हैं। तो इसमें जो जिस चीज का वो प्रयोग नहीं करते वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वो छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, इसका प्रयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नहीं करते। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड दिया होता तो पौधे उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 है कि ऑक्सीजन का प्रयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 120, पौधे श्वसन क्रिया में गैस अंदर लेते हैं। तो जब पौधे श्वसन क्रिया करते हैं उसमें कौन सी गैस अंदर लेते हैं? उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 121, यह एक मांसाहारी जंतु नहीं है। तो आपको ढूंढना है कौन सा मांसाहारी जंतु नहीं है। शेर मांसाहारी होता है, चीता भी मांसाहारी होता है और बिल्ली भी मांसाहारी होती है, क्योंकि बिल्ली सबसे ज्यादा चूहे खाती है। तो यहाँ पर एक बचा ऑप्शन 3 हिरन। हिरन आपका मांसाहारी जंतु नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3 यानी कि हिरन। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, मानव में वृक्क की संख्या क्या होती है? अब आप वृक्क को पढ़ेंगे तो थोड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसमें अगर वृक्क को इंग्लिश में देखें तो क्या दिया है? किडनी। तो आप सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे कि मानव में किडनी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे किडनी की जगह वृक्क पूछ ले, इंग्लिश में आपको ना दिया हो, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है, वृक्क किडनी को ही हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन दिया है 123, तने का रूपांतरण क्या है? तो आपको ये बताना है इनमें से जो तना है वो क्या चीज है। मूली आपकी जड़ होती है, गाजर भी जड़ होती है, शलजम भी जड़ होती है, बचा एक आलू। तो आलू क्या है आपका? तने का रूपांतरण है। तो 123वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन 4। 124वां क्वेश्चन दिया है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो आपको ये बताना है कि टेस्टोस्टेरोन क्या चीज है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है? नहीं। स्त्री हार्मोन है? नहीं। प्रजनन विधि है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर एक बचा ऑप्शन 3 पुरुष हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुष हार्मोन होता है, और इसी हार्मोन की वजह से जो दाढ़ी और मूछ है हमारे पुरुषों की वो आती है। ठीक है, तो अगर ये हार्मोन पुरुषों में ना हो तो उनकी दाढ़ी मूछ नहीं आएगी, और जिसमें कम होता है उसकी दाढ़ी मूछ लेट आती है, जिसमें ये हार्मोन ज्यादा होता है उसकी दाढ़ी मूछ जल्दी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 125वां, और ये हमारा विज्ञान का आज आखिरी का क्वेश्चन है, केंचुए में श्वसन होता है। तो केंचुए में जो श्वसन होता है वो आपका होता है त्वचा द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर 125 का क्या हो गया? पहला ऑप्शन। तो आज की वीडियो में हमने पूरे 35 क्वेश्चन साइंस के PYQ के कर लिए, जो कि 2025 में पेपर हुआ था। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आपको किस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं SST के क्वेश्चन, तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।